मेरी पत्नी को लगा कि अब उसके पास करोड़ों की दौलत है, इसलिए वो मुझसे भी बेहतर आदमी की हकदार है। इसी चक्कर में उसने बाहर किसी तीसरे आदमी को पालना शुरू कर दिया। लेकिन उसके अपने छोटे असिस्टेंट के साथ अफेयर को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे कि मैंने सीधे उसके सामने तलाक के पेपर रख दिए। उसे लगा मैं बस उसे मनाने के लिए ये ड्रामा कर रहा हूँ, इसलिए उसने हंसते हुए तलाक के पेपर पर साइन कर दिए और जाते जाते मेरे वापस आने के सारे रास्ते भी बंद कर दिए। उसे बस इंतजार था कि मैं खुद उसके पास जाकर माफी मांगूंगा। लेकिन 1 महीने से ज्यादा बीत गया और उसे मेरी शक्ल तक देखने को नहीं मिली। आखिर एक दिन अपनी सहेलियों की पार्टी में वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपनी एक सहेली को आंखों से इशारा किया और मुझसे फोन करवाया, जीजू आप जल्दी से आकर उन्हें ले जाइए। लेकिन फोन के दूसरी तरफ मेरी ठंडी आवाज आई, मेरा और क्यू युनशु का रिश्ता खत्म हो चुका है, आपने गलत नंबर मिलाया है। झांग वानिंग ने क्यू युनशु का गुस्से से भरा चेहरा देखा तो उसने जानबूझकर और जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, मैं गलत नंबर कैसे मिला सकती हूँ, आप ही तो मेरे जीजू हैं। दीदी के दिमाग में अभी सिर्फ आप ही चल रहे हैं, प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। फोन पर मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी, वानिंग मैं अब शादी कर चुका हूँ, इसलिए मैं उसे लेने नहीं आ सकता। कमरे में बैठे चारों लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्यू युनशु को लगा जैसे उसके दिमाग में जोरदार धमाका हुआ हो। अभी तक वो जो जबरदस्ती नॉर्मल बनने की कोशिश कर रही थी, वो सारा नाटक वहीं खत्म हो गया। क्यू युनशु अचानक खड़ी हो गई और फोन पर जोर से चिल्लाई, क्या कहा तुमने, तुमने शादी कर ली, हिम्मत है तो एक बार फिर बोलकर दिखाओ। उसकी चीख से कमरे में बैठे लोगों के कान तक दर्द करने लगे, लेकिन फोन के दूसरी तरफ पूरी तरह खामोशी थी। गुस्से में उसके चेहरे की मांसपेशियां तक फड़कने लगी। देंगी जीजी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और खुद फोन पर चिल्लाने लगी, शुयान तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या मैंने तुम्हें शादी करने की इजाजत दी थी, तुमने किसी और से शादी करने की हिम्मत कैसे की। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। कुछ सेकंड बाद फोन से मेरी ठंडी आवाज आई, मैंने कहा ना मैं शादी कर चुका हूँ, अब से मुझे दोबारा परेशान मत करना। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। कमरे में मौजूद बाकी तीनों लोग बिल्कुल सन्न रह गए। वो बस क्यू युनशु का बिगड़ा हुआ चेहरा देखते रह गए। उसकी आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और गुस्सा उसके सिर पर चढ़ चुका था। उसने अपना फोन उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। जोर की आवाज हुई और फोन वहीं 4 टुकड़ों में टूट गया। उसके पूरे शरीर की नसें तन गईं, आंखों में लाल लाल नसें साफ दिखाई दे रही थीं। वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई जानवर पूरी तरह बेकाबू हो गया हो। बाकी तीनों ने उसे कभी इस हालत में नहीं देखा था। डर के मारे किसी की आवाज तक नहीं निकल रही थी और तीनों अनजाने में पीछे हटने लगे। काफी देर बाद देंगी जीजी ने हिम्मत करके धीरे से उसके पास जाकर उसका सिर सहलाया, शूजी पहले शांत हो जाओ, जरा जीजू के बारे में सोचो। कॉलेज में कितनी लड़कियां उनके पीछे पड़ी रहती थीं, लेकिन फिर भी वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहे। वो ऐसे इंसान नहीं है जो इतनी आसानी से अपना प्यार बदल दे, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। उसकी ये बात सुनकर क्यू युनशु का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने अपना सीना पकड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगी। झांग वानिंग को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। अभी तो तुम दोनों को अलग हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, इतनी जल्दी शादी, इस पर भला कौन विश्वास करेगा। तभी बाई यान ने कहा, कोई भी आदमी अपनी शादी जैसी बड़ी बात का मजाक नहीं बनाएगा, लेकिन सच में ये सब बहुत जल्दी हो गया। दैंग जीजी भी उलझन में पड़ गई। जीजू तो रिश्तों को लेकर बहुत सीरियस थे। 10 साल का रिश्ता वो इतनी आसानी से कैसे खत्म कर सकते हैं, वो इतनी जल्दी किसी और के प्यार में नहीं पड़ सकते। तभी झांग वानिंग के दिमाग में एक ख्याल आया, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी बात से क्यू युनशु और न भड़क जाए, इसलिए वो हिचकिचाते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने पहले से ही किसी और को ढूंढ रखा था, इसीलिए इतनी जल्दी दूसरी लड़की के साथ सेट हो गए। अभी कुछ देर पहले ही शांत हुई क्यू युनशु ने जैसे ही ये सुना, उसका चेहरा फिर गुस्से से बिगड़ गया। झांग वानिंग डर गई और तुरंत अपनी बात संभालने लगी, हो सकता है जीजू बस तुम्हें जलाने के लिए ऐसा बोल रहे हो, शायद उन्होंने किसी को पकड़कर बस शादी का नाटक किया हो और जब गलती हो ही गई तो उसी गलती को सच बना दिया हो। उसकी ये बात सुनते ही क्यू युनशु का चेहरा अचानक पत्थर जैसा जम गया। कहीं उसने भी वही गलती तो नहीं कर दी जो मैंने की थी, क्या इसी वजह से वो इतने दिनों से मुझसे मिलने से बच रहा है। ये सोचकर उसके सीने में जैसे अचानक दर्द उठ गया। शुयान तुमने भी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की। लेकिन देंगे जीजी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी बात सही है, जीजू ऐसे इंसान नहीं है, मुझे तो लगता है शायद वो जानबूझकर हमसे झूठ बोल रहे हैं। बाईयान ने मुंह बनाते हुए बीच में कहा, वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे, शायद वो बस यहाँ आना ही नहीं चाहते। फिर वो थोड़ी देर चुप रही और धीरे से बोली, या फिर शायद वो अब शूजी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, इसलिए इस तरह का झूठ बोलकर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो। क्या वो मुझसे इतनी जल्दी पीछा छुड़ाना चाहता है। क्यू युनशु ने किसी तरह खुद को संभाला, फिर दांत भींचकर बोली, अगर ऐसी ही बात है तो आज के बाद मैं भी उससे प्यार नहीं करूंगी, बस एक आदमी ही तो है, इसमें इतना खास क्या है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और सच कहें तो किसी को उसकी इस बात पर भरोसा भी नहीं हुआ। 10 साल का रिश्ता कोई एक झटके में कैसे खत्म कर सकता है। अगर सच में प्यार नहीं था तो अभी कुछ देर पहले वो इतना गुस्सा क्यों हुई थी। क्यू युनशु के पैर जैसे जवाब दे चुके थे, फिर भी वो उठकर खड़ी हुई। देंग जीजी ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया और लड़खड़ाते हुए कमरे के एक कोने की तरफ चली गई। शूजी आप कहाँ जा रही हो, देंग जीजी ने चिंता से पूछा, लेकिन झांग वानिंग ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। उसे जाने दो, अभी उसे थोड़ी देर अकेला रहने दो, मैं खुद ये सब सुनकर परेशान हो गई हूँ। फिर शूजी पर क्या बीत रही होगी सोचो। लेकिन ये आदमी भी ना बहुत ज्यादा अकड़ू निकला। प्यार बदलने में तो इसे 1 सेकंड भी नहीं लगा। झांग वानिंग की ये बातें झोंग यिहेंग से और सुनी नहीं गई। वो गुस्से में उठा और सीधे बाथरूम चला गया। देंगी जीजी ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, तो वो भी तुरंत उसके पीछे चली गई। जैसे ही झोंग यिहेंग बाथरूम से बाहर निकला, उसने धीमी आवाज में देंगी जीजी से कहा, अभी झांग वानिंग क्या बकवास कर रही थी। सच में सुनकर ही घिन आ गई। खुद इंसान खराब हो तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया भी उसके जैसी ही होगी।
देंगे जीजी ने हैरानी से पूछा, यहेंग, क्या तुम जीजू के लिए उनकी तरफदारी कर रहे हो? झोंग यहेंग ने हाथ से पानी की बूंदें झटकी और ठंडी आवाज में बोला, मैं जीजू के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मर्दों के लिए बोल रहा हूँ। देंगे जीजी ने सिर खुजाते हुए कहा, लेकिन तुम और जीजू तो एक दूसरे के राइवल हो ना? झोंग यहेंग ने आंखें घुमाई और बोला, मैंने तो उसे आज तक देखा तक नहीं है, फिर कैसा राइवल? देंगे जीजी और भी कंफ्यूज हो गई, तो फिर पहले तुम जीजू में इतनी कमियां क्यों निकालते थे और हर वक्त शूजी को उनसे तलाक लेने के लिए क्यों उकसाते थे? झोंग यहेंग ने उसे घूर कर देखा, फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे बालकनी में ले गया। ठंडी हवा के बीच हंसते हुए बोला, क्यों? सिर्फ तुम लड़कियों को ही अपनी सहेलियों के लिए कुछ भी करने का हक है क्या? हम मर्द आपस में एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते? देंगे जीजी की आंखें पूरी तरह खुल गईं। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ही तो पहले कहते थे कि जीजू एकदम खुश मिजाज इंसान थे, जैसे चलता फिरता सूरज, लेकिन अब वो बिल्कुल चुप चुप रहने लगे हैं। उनकी आंखों में जैसे कुछ बचा ही नहीं है। झोंग यहेंग ने भौएं उठाई। हाँ तो अगर तुमने मुझे कभी गलत नहीं बताया था तो पहले वाले जीजू सच में बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अब खुद देखो, उनकी आंखों की सारी चमक खत्म हो चुकी है। देंग जीजी ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। तुम कहना चाहते हो कि शूजी ने उनकी सारी चमक खत्म कर दी? झोंग यहेंग ने परेशान होकर हाथ हिलाया। छोड़ो, तुमसे ये बात समझाना बेकार है। बस इतना समझ लो कि मुझे ये सब पसंद नहीं था, इसलिए मैं जानबूझकर शूजी को तलाक लेने के लिए उकसाता था। और जीजू के लिए तो ये शादी से निकलना किसी आजादी से कम नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अभी वो पहले से कहीं ज्यादा खुश होंगे। देंगे जीजी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अरे मेरे छोटे उस्ताद, पूरी बात तो साफ साफ बताओ। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम मर्दों के दिमाग में आखिर चलता क्या है। झोंग यहेंग ने हंसते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के कंधे पर हाथ रखा और उसे वापस कमरे की तरफ ले जाने लगा। घर पहुंचकर दरवाजा बंद करते हैं, फिर आराम से तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ। तभी उनके पीछे से एक ठंडी और डरावनी आवाज गूंजी, झोंग यहेंग, यहीं खड़े होकर मुझे पूरी बात बताओ। दोनों डर के मारे एकदम से चौंक गए और पीछे मुड़कर देखा। देंगे जीजी घबराते हुए बोली, शूजी आप चलती कैसे हो? आवाज तक नहीं होती, ऐसे पीछे खड़ी थी जैसे कोई भूत हो। क्यू युनशु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और वो सीधे झोंग यहेंग को घूर रही थी। अभी जो बकवास कर रहे थे ना, उसे एक बार फिर से बोलो। देंगे जीजी ने डर के मारे अपने बॉयफ्रेंड को तुरंत पीछे कर लिया और उसे ढाल की तरह बचाने लगी। शूजी आराम से बात करते हैं, आप उसे ऐसे मत डराओ। आवाज सुनकर बाई यान और झांग वाननिंग भी दौड़ते हुए वहां आ गए। अरे अब क्या हो गया? अभी तो सब ठीक था। लेकिन क्यू युनशु ने किसी की बात नहीं सुनी। गुस्से में वो लगातार झोंग यहेंग की तरफ बढ़ती रही। मैंने कहा ना, पूरी बात साफ साफ बताओ, गूंगे हो गए हो क्या? झोंग यहेंग का गुस्सा भी तुरंत भड़क गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जोर से एक तरफ किया। तुम बीच से हटो। देंगे जीजी फिर भी उसे पकड़कर रोकने लगी। जानू प्लीज गुस्सा मत करो, शांत रहो, ठीक है? झोंग यहेंग ने उसका हाथ झटक दिया, फिर गुस्से में जोर से बोला, क्यू युनशु एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या तुमने सच में कभी जीजू से प्यार किया था? उसकी गर्दन की नसें तन गईं और वो जोर से चिल्लाई, मैंने पूरे 10 साल दिल से उससे प्यार किया है और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने उससे प्यार किया भी था या नहीं? पास खड़े दोनों लोग डर के मारे सहम गए, लेकिन झोंग यहेंग ने बिना डरे उसकी तरफ देखा। सच में? तो फिर तुमने उसे जरा सा भी भरोसा क्यों नहीं दिया? तुम्हारे घर वालों ने उसके बारे में जो भी झूठी बातें बनाई, तुम्हें खुद भी पता था कि वो सब बकवास है, फिर भी तुमने एक बार भी उससे पूछने की कोशिश नहीं की कि सच क्या है। न ही तुमने सीसीटीवी तक चेक करवाने की कोशिश की, बस सीधे उसे दोषी मान लिया और अपनी नजरों में उसे खत्म कर दिया। हर वक्त कहती हो कि तुम उससे प्यार करती थी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच था, तब तुम उसे देखने तक नहीं गई, उल्टा फोन करके उसे ही गालियां देती रही। लेकिन तुम्हारा वो स्मार्ट सा मेल असिस्टेंट बस पेट खराब होने की वजह से परेशान हुआ तो तुम उसके पास कुत्ते की तरह कई दिनों तक बैठी रही। मैं तो बाहर का आदमी हूँ, फिर भी तुम्हें देखकर जीजू के लिए मुझे खुद घिन आती है। तो सोचो खुद उन पर क्या बीती होगी। और ये तो सिर्फ वो बातें हैं जो सबके सामने हुई। पीछे से तुमने उसके साथ जो कुछ किया, उसकी तो पूरी एक पहाड़ जितनी लिस्ट बन जाएगी। देंगे जीजी घबरा गई और दौड़कर झोंग यहेंग के पास पहुंची। उसने उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। बस करो प्लीज, मेरी बात मानो, अब और मत बोलो। शूजी पहले ही बहुत परेशान है। क्यू युनशु का पूरा शरीर कांपने लगा और वो जोर से चिल्लाई, उसका मुंह छोड़ो, उसे बोलने दो, जो कहना है सब कहने दो। झोंग यहेंग ने भी अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ झटक कर खुद को छुड़ा लिया, फिर सीधे क्यू युनशु की गुस्से से भरी आंखों में आंखें डाल दी और बिना रुके उसे खरी खोटी सुनाने लगा। तुम्हें लगता था कि वो हर वक्त तुम पर शक करता रहता है? कभी शीशे में खुद को भी देख लिया करो। रोज खुद ही बाहर जाकर दूसरों से चक्कर चलाती थी। तुम उससे शिकायत करती थी कि वो तुम्हारे घर वालों की इज्जत नहीं करता, तो कभी अपने उस दिमाग का इस्तेमाल करके सोचो कि वो तुम्हारे घर वालों के खिलाफ खड़ा क्यों होता था? जीजू कभी तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, फिर आखिर कितना दर्द और कितनी निराशा सहने के बाद उन्होंने तुमसे रिश्ता पूरी तरह तोड़ने का फैसला लिया होगा। ये सारी बातें तुम्हारी आंखों के सामने थी, फिर भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। अब ये मत कहना कि तुम दोनों ने 10 साल एक दूसरे से प्यार किया था। मुझे तो लगता है तुमने बस उसका इस्तेमाल किया। पूरे 10 साल उसकी मेहनत और प्यार का फायदा उठाती रही। झोंग यहेंग जितना बोलता गया, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। आखिर उसने इतने दिनों से अपने अंदर दबा रखा सारा गुस्सा एक ही बार में सबके सामने निकाल दिया। क्यू युनशु, मेरी बात ध्यान से सुनो। जीजू का जन्म तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं हुआ था, न ही वो तुम्हारे हाथों हर वक्त बेइज्जती सहने और तुम्हारा गुस्सा झेलने के लिए पैदा हुए थे, और न ही वो ऐसे थे कि हमेशा तुम्हारे
तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहे। उन्होंने हर बात में खुद को दबाया क्योंकि वो तुमसे प्यार करते थे, अपनी मर्जी से पूरे दिल से तुम्हारे साथ खड़े रहे। जब तुम पहले कुछ भी नहीं थी, तुम्हारे पास रहने तक की ठीक जगह नहीं थी, तब भी उन्होंने तुमसे प्यार किया। उन्होंने तुम्हारे साथ अपना पूरा भविष्य दांव पे लगा दिया। लेकिन तुमने तो उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे तुम्हें उनकी कोई कदर ही नहीं थी। तुम्हारे घर वालों ने जब भी कोई तमाशा खड़ा किया, तुमने हर बार उसका सारा दोष जीजू के सिर पे डाल दिया। वो जो कुछ सहते रहे उसका तुम्हें जरा भी एहसास क्यों नहीं हुआ? तुम हमेशा आंखें बंद करके सब कुछ नजरअंदाज करती रही। बाहर की दुनिया के सामने तुम बड़ी अच्छी बनने का नाटक करती थी, लेकिन अपना सारा गुस्सा और खराब रवैया सिर्फ उसी पर निकालती थी। ये बात अच्छे से याद रखना, जीजू ही वो इंसान थे जिन्हें जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। जब तुम्हारी नानी बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी थी, तब भी वही एक बेवकूफ आदमी था जो दिन रात तुम्हारे साथ खड़ा रहा। तुम अपने घर में चाहे कितनी भी अच्छी बेटी या बहन बनने का दिखावा करो, लेकिन शादी के मामले में तुमने बहुत ही घटिया पत्नी बनकर दिखाया है। तुम जैसी औरत जीजू के लायक तो दूर की बात है, तुम उनके पैर की छोटी उंगली के भी लायक नहीं हो। उसकी हर एक बात लगातार तीर की तरह मेरे दिल पर लग रही थी, जैसे हर शब्द एक भारी हथौड़ा हो जो एक के बाद एक मेरे सीने पर पड़ रहा हो। क्यों युनशु को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर गई हो। वो वहीं खड़ी रह गई, दांत भींचे हुए। जैसे ही झोंग यहंग की बात खत्म हुई, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि बस सबकी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। क्यों युनशु की लाल हुई आंखें देखकर देंग जीजी ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसने झोंग यहंग को खींचकर अपने पीछे कर लिया और उसे बचाने के लिए सामने खड़ी हो गई। लेकिन बिना कुछ कहे क्यों युनशु अचानक मुड़ी, सोफे से अपना कोट और फोन उठाया और पागलों की तरह दरवाजे से बाहर भाग गई। झांग वाननिंग बुरी तरह घबरा गई और तुरंत उसके पीछे भागी। जब दोनों वहां से चले गए, देंगे जीजी ने राहत की लंबी सांस ली। फिर उसने झोंग यहंग को अपनी बाहों में खींच लिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाने लगी। झोंग यहंग ने भी अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। फिर दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़कर जोर जोर से सांस लेने लगा और हंसते हुए बोला, हे भगवान, मैं अभी सच में पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था क्या? पता ही नहीं चला और मैं उसके ऊपर पूरा गुस्सा निकाल बैठा। अब तो फंस गया। अगर मेरी वजह से तुम्हारी इतने सालों की पक्की दोस्ती टूट गई तो क्या तुम बाद में मुझसे नाराज होगी? देंगे जीजी प्यार से हंस पड़ी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? तुमने अभी जो कुछ कहा वो बिल्कुल मेरे दिल की बात थी। इतने दिनों से मेरे दिल में जो बातें दबी हुई थी, तुमने तो एक झटके में सबके सामने बोल दी। मेरे पति की लड़ाई करने की ताकत तो कमाल की है। झोंग यहंग ने मुंह बनाया, सच में? लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी ज्यादा दखलंदाजी कर दी। आखिर ये मामला मेरा था ही नहीं, ऊपर से मैंने एक इंसान को पूरी तरह नाराज कर दिया और तुम्हारी शूजी के साथ भी उसी वक्त लड़ाई करवा दी। देंग जीजी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर प्यार से एक गहरा किस किया। तुम ही तो हमेशा कहते हो कि मर्दों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जीजू इतने साल इस अनजान शहर में अकेले और बिना किसी सहारे के रहे। उनकी पूरी दुनिया में आखिर में सिर्फ शूजी ही बची थी। अगर उन्हें पता चले कि आज उनके लिए किसी ने खुलकर आवाज उठाई तो उन्हें अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी और शूजी की दोस्ती की तुम चिंता मत करो, हमारी 10 साल से भी ज्यादा पुरानी दोस्ती है। वो सच में मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगी। अभी वो बस अपने ही किए पर गुस्सा है। और अगर मान लो शूजी इतनी गलत फहमी में है कि अपना गुस्सा तुम पर निकालने लगे, तो मैं बिना सोचे अपनी इस साफ साफ बोलने वाली समझ के साथ तुम्हारे ही साथ खड़ी रहूंगी। ये सुनते ही झोंग यहंग के होंठों पर तुरंत शरारती मुस्कान आ गई। देंगे जीजी, सच में मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हारी ये बड़ी भतीजी इतनी चालाक निकलेगी। और वार्निंग की ये अजीब सी सोच तो भाई मैं सच में समझ ही नहीं सकता। तुम बस उसकी बातों में आकर बहक मत जाना। देंगे जीजी ने अपनी छाती पर हाथ मारकर भरोसा दिलाया, जानू तुम टेंशन मत लो, मुझे अच्छे से पता है कि सही कौन है और गलत कौन, मैं सब समझती हूँ। वो लोग ज्यादा से ज्यादा साथ बैठकर चाय पी सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो मेरी जिंदगी की गुरु बन जाएंगी। झोंग यहंग ने भौएं उठाई, फिर गर्व से हंसते हुए बोला, हे चलो, कम से कम तुम्हारे दिमाग में तो बात है। रात की ठंडी हवा चल रही थी और सोसाइटी के नीचे झांग वाननिंग डरते डरते क्यू युनशु के पीछे पीछे चल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी देर से उसे शूजी के इस रूप को पहली बार देखना पड़ा था। उसकी लाल लाल आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को भी खा जाएगी। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, जैसे कोई कांटेदार जानवर किसी पर भी हमला करने के लिए तैयार हो। झांग वाननिंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे डर था कि कहीं शूजी अगले ही पल पूरी तरह कंट्रोल न खो दें और किसी को नुकसान न पहुंचा दें या खुद को ही चोट न लगा लें। झांग वाननिंग ने डरते हुए बार बार थूक निकला, शूजी प्लीज मेरी बात मानो, पहले थोड़ा शांत हो जाओ। क्यों युनशु ने अचानक अपनी मुट्ठी उठाई और पागलों की तरह सड़क किनारे खड़े मोटे पेड़ के तने पे दे मारी। जोरदार चोट से पेड़ तक हिलने लगा और उसकी कुछ सूखी पत्तियां नीचे गिर पड़ी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी आंखें लाल थीं और उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। फिर किसी पागल जानवर की तरह एक के बाद एक पेड़ पर मुक्के मारने लगी। वो अपने सीने में जमा गुस्सा, दर्द और बेबसी निकाल रही थी। झांग वाननिंग डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़कर पीछे हट गई। काफी देर तक हिम्मत जुटाने के बाद वो धीरे धीरे उसके पास गई। शूजी, झोंग यहंग की बातों को दिल पर मत लो, वो एक मर्द है, उसे क्या पता हमारे रिश्तों के बारे में? हम लड़कियों को तो सब पता है। तुम ऊपर से भले ही सख्त दिखती हो लेकिन दिल से बहुत अच्छी हो। तुमने जीजू को हमेशा अपने दिल में रखा है। तुम उनसे कितना प्यार करती हो ये किसी से छिपा नहीं है। इन सालों में तुमने उनके लिए अच्छी जिंदगी बनाने के लिए खुद को कितना थका डाला, ये हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। हम सब जानते हैं कि तुमने उनके लिए कितनी मेहनत की है। अगर आपके दिल में अभी भी जीजू के लिए प्यार है तो अपना थोड़ा सा ईगो साइड में रखो, उन्हें फोन करो और प्यार से बात करो। जरूरत पड़े तो थोड़ा जिद्दी बनकर भी उन्हें वापस ले आओ। जीजी की बात में भी दम है। जीजू ने पूरे 10 साल आपके लिए सब कुछ किया है। इतने सालों का रिश्ता इतनी आसानी से
से थोड़ी खत्म हो सकता है। किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। मुझे तो लगता है ज्यादातर ये आपको जलाने के लिए किया गया ड्रामा होगा। सच क्या है ये पता करना है तो उन्हें सामने बुलाओ और सीधे बात करो, फिर सब साफ हो जाएगा। पहले जब भी तुम दोनों में लड़ाई होती थी तुम हमेशा उम्मीद करती थी कि जीजू ही झुकेंगे और तुम्हें मनाएंगे, लेकिन इस बार वो खुद गुस्से में है। तो इस बार तुम थोड़ा अपना ईगो साइड में रख लो। उन्हें एक बार प्यार से मना लोगी तो क्या चला जाएगा। क्यू युनशु हवा में उठी अपनी मुट्ठी के साथ अचानक रुक गई। उसके चेहरे का गुस्सा कुछ पल के लिए जम सा गया और वो मन ही मन खुद पर हंसने लगी। हाँ, वो बेवकूफ आदमी पूरे 10 साल मुझे मनाता रहा, लेकिन मैंने आज तक एक बार भी पहले जाकर उससे माफी मांगने की हिम्मत नहीं की। शायद इसीलिए वो पूरी तरह टूट गया था और आखिरकार बिना पीछे देखे मुझे छोड़कर चला गया। उसे लगा जैसे उसे आखिरकार आखिरी उम्मीद मिल गई हो। उसने झांग वाननिंग के कंधे कसकर पकड़ लिए। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। अभी अपना फोन निकालो और उसे मेरे सामने बुलाओ। उसने मेरे सारे नंबर ब्लॉक कर रखे हैं, मैं उससे खुद संपर्क ही नहीं कर पा रही हूँ। आज मुझे उसके सामने बैठकर हर बात साफ साफ पूछनी है। मैं अपने कानों से उससे जवाब सुनूंगी। क्या उसने सच में मेरी पीठ पीछे किसी दूसरी औरत से शादी कर ली है? झांग वाननिंग का कंधा उसके हाथ में दबकर दर्द करने लगा। वो तुरंत सिर हिलाने लगी। ठीक है शूजी, बस आप ज्यादा गुस्सा मत करो। मैं अभी नंबर मिलाकर उन्हें बुलाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन तभी वो अचानक रुक गई। अरे एक मिनट, मेरा वो बेकार फोन तो अभी अभी टूट गया था। झांग वाननिंग ने शर्मिंदगी में अपने लंबे बालों को पीछे किया और मेरी जान ले लेने वाली नजरों से बचते हुए बोली, अगर चाहो तो हम दोनों वापस चलकर थोड़ा बेशरम बनते हैं और जीजी से फोन करवा कर देखते हैं। मेरी आंखों की आखिरी बची चमक भी तुरंत गायब हो गई, जैसे अंदर की सारी ताकत निकल गई हो। मैं चुपचाप अपना सिर झुका बैठी। छोड़ो, फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं बाद में दुकान से तुम्हारे लिए नया फोन ले लूंगी। कल खुद तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। झांग वाननिंग ने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा। अरे शू जी, एक मामूली सा फोन ही तो है, उसकी चिंता बाद में कर लेंगे। उसे लगा था कि मैं अब गुस्से में पूरा इलाका सिर पर उठा लूंगी, शायद पूरी सड़क में हंगामा कर दूंगी। लेकिन मेरी हालत देखकर वो खुद हैरान रह गई। मेरा चेहरा धीरे धीरे बिल्कुल बुझ गया। मेरी आंखें इतनी खाली हो गईं जैसे अचानक मुझे दुनिया की कोई चीज मायने ही नहीं रखती। झांग वाननिंग के तो पीछे से ठंडा पसीना निकलने लगा। शूजी प्लीज हमें ऐसे डरा मत। अभी तुम जिस हालत में हो ये तो तुम्हारे अभी वाले गुस्से से भी ज्यादा डरावना है। कुछ देर तक वहाँ ऐसी खामोशी छाई रही कि हवा भी भारी लगने लगी। आखिर मैंने एकदम खाली आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, चलो वापस चलते हैं। मैंने नीचे पड़ा, अपना कोट उठाया और उसे हाथ पर डाल लिया। फिर भारी कदमों से बिना पीछे देखे आगे चल पड़ी। तुम टेंशन मत लो, मैं मरने वाली नहीं हूँ, मैं ठीक रहूंगी। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के गाड़ी स्टार्ट की और बिल्कुल किसी जिंदा लाश की तरह उस घर वापस लौट आई जो कभी मेरा और तांग शुयान का घर हुआ करता था। अंदर आते ही मैंने उन दो रिश्तेदारों की तरफ ठंडी नजर से देखा और कहा, अभी अपना सामान पैक करो, कल सुबह मैं खुद तुम दोनों को गांव वापस छोड़ने जाऊंगी। तांग जिंगशा के हाथ कांप गए। उसने हाथ में पकड़ा टैबलेट गुस्से में पटक दिया और स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। दीदी तुम्हें क्या हो गया है? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ली शुचेन तो और भी भड़क गया। वो गुस्से में उछलता हुआ मेरी तरफ उंगली करने लगा। ये सब पक्का तांग शुयान की वजह से हुआ है। वही पीछे से चाल चल रहा है ना? क्या वही चाहता है कि हम यहाँ से निकल जाएं ताकि वो फिर चुपके से वापस आ सके, है ना? मैंने बिल्कुल खाली आंखों से उसकी तरफ देखा। हम दोनों का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब तो तुम लोगों की इच्छा पूरी हो गई ना? मैंने उन दोनों के हैरान चेहरे तक नहीं देखे, बस चुपचाप मुड़ी और अपने कमरे की तरफ चली गई। दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए मैंने पीछे मुड़कर ठंडी आवाज में कहा, और सुनो, अब से कोई भी उसके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। वही वो आदमी है जिसके साथ मैंने पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया था। मैं उससे प्यार करती हूँ। उसके ऊपर कीचड़ उछालना मतलब मेरे ही ऊपर कीचड़ उछालना है। इसके बाद मैं ऐसे कमरे में गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नहाने के बाद मैंने मुख्य लाइट बंद की और सीधे बड़े से डबल बेड पर लेट गई। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की मेरे दिमाग में बस तांग शुयान का चेहरा घूमने लगा। उसका वो हंसता हुआ स्मार्ट चेहरा, मेरा कुछ नहीं कर पाने पर उसका चुपचाप गुस्सा होना, उसकी लाल आंखें और चुपचाप बहते आंसू। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ वही था। मुझे उसकी इतनी याद आ रही थी कि मैं खुद पागल हो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि सामने जाकर उससे पूछूं कि उसने मुझसे इतनी बेरहमी से रिश्ता क्यों तोड़ा। और सबसे ज्यादा मैं ये जानना चाहती थी कि क्या उसने सच में मेरी पीठ पीछे किसी दूसरी औरत से शादी कर ली है। झोंग यहंग की कही सारी बातें बार बार मेरे दिमाग में चल रही थीं और तभी मुझे एहसास हुआ कि उसकी बातें सच में मेरे दिल पर लगी थीं। गलती मेरी थी कि मैंने उसे बिना शर्त भरोसा नहीं दिया। जब उसे मेरी जरूरत थी तब मैंने उसका साथ नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, मैंने हर बार उसे चुनने की जगह बाकी लोगों की बातों पर भरोसा किया। शायद इसी वजह से उसका दिल पूरी तरह टूट गया था और आखिरकार वो भी फट पड़ा। जो तांग शुयान कभी मुझसे चिपक कर कहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वही आदमी इस बार सच में बिना पीछे देखे चला गया। लेकिन अगर उसने सच में किसी दूसरी औरत से अचानक शादी कर ली है तो इसका मतलब साफ है कि वो मुझसे नफरत करने लगा है, जानबूझकर इस तरह मुझसे बदला ले रहा है। हाँ, जरूर यही बात है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा, चाहे जमीन आसमान क्यों ना करना पड़े। उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगी और उसे वापस अपने पास लेकर आऊंगी। वो मुझसे इतना प्यार करता था कि मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता था। बस मुझे थोड़ा झुककर उससे माफी मांगनी है। वो पक्का मुझे माफ कर देगा और फिर खुशी खुशी मेरे साथ घर वापस आ जाएगा। हाँ, ऐसा ही होगा। क्यू युनशु ने घबराते हुए अपना फोन निकाला, फिर उसमें बचा हुआ आखिरी चैट ऐप खोला। कांपते हाथों से वो लगातार उसे मैसेज करने लगी। शुयान, मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। प्लीज कम से कम एक शब्द का जवाब तो दे दो। हम बस एक बार मिल लें प्लीज। अगर तुम मेरे पास वापस आने के लिए तैयार हो तो तुमने पहले जो भी शर्तें रखी थी मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। लाल आंखों से वो लगातार सेंड बटन दबाती रही, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक बड़ा सा लाल एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दिया। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसने शुयान को सच में हमेशा के लिए खो दिया
दिया है। उसकी सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। वो बिस्तर पर गिर पड़ी और तेजी से सांस लेने लगी। फिर अचानक उठी, एक नया अनजान नंबर निकाला और फोन मिला दिया। इस बार उसका इरादा था कि शांति से बात करके सब कुछ साफ करे। तभी फोन की तेज घंटी बजी। उस वक्त मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ ची यान के सामने बैठा था और उससे खाने पीने के खर्च के लिए 5,000 मांग रहा था। जैसे ही उसका पेमेंट कोड स्क्रीन पे आया, मेरे फोन की स्क्रीन एक अनजान नंबर की कॉल से भर गई। मैंने बिना ज्यादा सोचे कॉल उठा ली। शुयान, उसकी आवाज सीधे मेरे कानों में पड़ी। पूरे 10 साल से सुनी हुई वो जानी पहचानी आवाज, लेकिन आज उसमें थकान और भारीपन साफ दिखाई दे रहा था। सामने बैठी ची यान फोन पर कुछ टाइप कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने ये आवाज सुनी, उसके आराम से बैठे चेहरे पर अचानक ठंडापन आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, फोन के दूसरी तरफ से उसकी घबराई हुई आवाज फिर आई। पति जी, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, बस एक बार मिलकर बात कर लेते हैं। मेरे होंठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आई और मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। ची यान की नजर फोन स्क्रीन पर गई, जहां 5 लाख का ट्रांसफर अमाउंट टाइप था। उसने भौहें सिकोड़कर नाखुशी से एक जीरो डिलीट कर दिया। मैंने खिड़की के बाहर चलती गाड़ियों की तरफ देखते हुए कहा, मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। क्यों युनशु, हम दोनों के बीच अब सब कुछ पूरी तरह खत्म हो चुका है। ये सुनते ही ची यान ने भौं उठाई और चुपचाप उस अमाउंट में एक और जीरो जोड़ दिया। फोन के दूसरी तरफ वो अब भी गिड़गिड़ा रही थी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं है, मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। सामने बैठकर बात करेंगे और सब कुछ साफ कर लेंगे। ची यान ने गुस्से में फिर एक जीरो डिलीट कर दिया। मैंने बिना किसी नरमी के ठंडी आवाज में कहा, रिश्ता खत्म करने की बात सबसे पहले तुमने ही कही थी। तुमने खुद कहा था कि आगे से हम दोनों कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। उम्मीद है क्यू मैडम में अपनी बात पर टिके रहने की थोड़ी हिम्मत तो होगी। जो कहा है उसे करके भी दिखाओ। ची यान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने फिर चुपके से एक जीरो जोड़ दिया। दूसरी तरफ से क्यू युनशु की आवाज टूट गई, मैंने वो सब गुस्से में कहा था, तुम जानते हो ना मैं अपने ईगो की वजह से उल्टी सीधी बातें बोल देती हूँ। शुयान, तुमने ही तो कभी कसम खाई थी, तुमने कहा था कि इस जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। बस मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, मैं अभी गाड़ी लेकर तुम्हारे पास पहुंचती हूँ, ठीक है? ची यान ने गुस्से में फिर एक जीरो हटा दिया। मैं फोन हाथ में लिए चुप बैठा रहा। मेरे मन में खुद पर ही एक हल्की सी हंसी आई। अगर ये फोन एक महीने पहले आ गया होता तो आज हमारी कहानी कुछ और ही होती। स्क्रीन पर लगातार बज रही कॉल को मैं घूरता ही रह गया। अगर ये फोन मुझे एक महीने पहले आया होता तो शायद मैं चुपचाप अपनी एक्स के पास वापस चला जाता, लेकिन अब मैं पूरी तरह बदल चुका था। अब मैं कोई ऐसा सॉफ्ट टारगेट नहीं था जिसे कोई भी आसानी से अपने हिसाब से चला सके, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अब पीछे मुड़कर जाने वाला नहीं था। इसी बीच मेरे बगल में चुप बैठी ची यान ने जीभ से अपने गाल को हल्का सा दबाया और बिना किसी झिझक के उसने ट्रांसफर वाला बटन दबा दिया। फिर तेजी से पासवर्ड टाइप किया और अगले ही सेकंड उसने फोन एक तरफ फेंक दिया। उसकी लंबी कद काठी अचानक मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसकी गहरी आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। हस्बैंड, आधी रात को आखिर कौन फोन कर रहा है? उसकी ठंडी और रहस्यमयी आवाज मेरे कानों के पास गूंजी। मेरा दिल अचानक जोर से धड़क उठा। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, मेरी नजर उसकी उन गहरी काली आंखों से जा टकराई। मैं तुरंत नजरें चुराने लगा। कोई नहीं, बस एक स्पैम कॉल थी। मेरी उंगलियां हल्की कांप रही थीं और मैंने जल्दी से कॉल काट दी। लेकिन ची यान पीछे टिककर फिर अपनी जगह बैठ गई। उसके होंठों पर एक ताना मारने वाली ठंडी मुस्कान आ गई। क्या हुआ? इतनी देर से सोच रहे थे, कहीं अपने पुराने प्यार के पास वापस जाने का मन तो नहीं था? वैसे हमारी शादी शुरू से ही एक साफ डील पर हुई थी। हम दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देंगे। लेकिन उस वक्त भी वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाई और लगातार मुझे ताने मारती रही। मैं इतना घबरा गया कि सिर को जोर जोर से ना में हिलाने लगा। फिर मैंने जल्दी से पूरी बात बता दी। असल में मैं बस इसी टेंशन में था कि अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। आखिर अभी अभी तलाक और फिर इतनी जल्दी शादी, ये सब सुनकर वो क्या सोचेंगे? मेरी बात सुनकर ची यान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं हूं ना, आपके साथ मिलकर सब फेस करेंगे, और अगर ये बेकार के फोन नहीं उठाने हैं तो जल्दी से अपना नया नंबर ले लो। उसकी बात सुनते ही मेरे अंदर का सारा टेंशन काफी कम हो गया। मैंने तुरंत सिर झुकाकर कहा, थैंक यू ची सर, आपने अभी मेरी सिचुएशन संभाल ली, वरना पता नहीं क्या होता। लेकिन मेरी बात सुनकर ची यान ने बड़े एटीट्यूड से अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया, जैसे मैं वहां था ही नहीं। उसी वक्त दूसरी तरफ झोंग हुई सोसाइटी के एक अंधेरे बेडरूम में क्यू युन की आंखें लगभग बाहर निकलने वाली थीं। वो फोन को अब भी कान से चिपकाए बैठी थी और उसे नीचे रखने को तैयार नहीं थी। जिस आदमी को वो इतने समय से चाहती थी, वो सच में किसी दूसरी औरत के साथ था। नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। वो जरूर सिर्फ एक्टिंग कर रहा होगा। वो बार बार सिर हिलाती रही और खुद को यही समझाती रही कि उसका अयान कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकता। देखते ही देखते काली लग्जरी कार आकर बीयू बे के गेट के सामने रुक गई। मैंने कार का दरवाजा खोला और ची यान की तरफ तमीज से सिर झुकाकर गुड बाय कहा। भारी आवाज के साथ कार का दरवाजा बंद हुआ, लेकिन ची यान की नजर उस दूर जाती हुई मेरी पीठ पर ही टिकी रही। उसका चेहरा पल भर में पूरी तरह उतर गया और उसकी आंखों की चमक भी जैसे पूरी तरह गायब हो गई। ड्राइवर लाओ कियान ने रियर व्यू मिरर से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि बॉस के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इसलिए उसने हिम्मत करके धीरे से पूछा, रात काफी हो गई है, क्यों ना आज यहीं बीयू बे में रुक जाएं? लेकिन कौन जानता था कि ची यान ने बड़े आराम से अपनी पलकें उठाई। उसकी तेज नजर सीधे ड्राइवर से जा मिली। अगले ही पल मैं बैग कंधे पर टांगे आराम से लॉबी में पहुंच गया। मैंने बस दूसरी मंजिल का बटन दबाया ही था कि लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था। तभी किसी ने अचानक बाहर से बटन दबाकर उसे फिर खोल दिया। मैंने हैरानी से ऊपर देखा। सामने ची यान का बेहद खूबसूरत चेहरा था, लेकिन इस वक्त उसका एक्सप्रेशन इतना डार्क था जैसे अभी पानी टपकने लगेगा। वो बिना किसी चेतावनी के मेरे सामने खड़ी थी। मैं वहीं का वहीं जम गया। फिर
घबराकर सिर झुकाया और उसे ग्रीट किया, लेकिन अंदर से तो मेरे दिमाग में तूफान मचा हुआ था। ये औरत सच में आज रात मेरे घर रुकने वाली है। ची यान ने ठंडे चेहरे से मुझे बेहद इरिटेटेड नजरों से देखा। उसके होंठ हल्के से खुले और उसने एक ताना मारते हुए ठंडी सी हंसी छोड़ी। फिर लड़खड़ाते कदमों से वो लिफ्ट के अंदर चली गई। मैं डर के मारे तुरंत लिफ्ट के कोने में जा चिपका, लेकिन वो सीधे मुझसे सबसे दूर वाले कोने में जाकर खड़ी हो गई और आराम से दीवार से टिक गई। उसने आंखें बंद की और गुस्से में एक हाथ से अपनी शर्ट के कॉलर के बटन खोलने लगी। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर बार बार थूक निकल रहा था। फिर हिम्मत करके धीरे से पूछा, आपकी तबीयत ठीक है? उसने आंखें खोलने की भी जहमत नहीं उठाई, बस ठंडे अंदाज में बोली, मर नहीं रही। लिफ्ट तेजी से 8वीं मंजिल पर पहुंची। चियान ऐसे लड़खड़ाते हुए बाहर निकली जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची हो। उसने आराम से फिंगरप्रिंट से दरवाजा अनलॉक किया, फिर दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे बिल्कुल पूंछ की तरह लगा रहा। मुझे डर था कि कहीं ये मैडम रास्ते में लड़खड़ा कर गिर न जाए। अंदर आते ही एंट्रेंस की वार्म लाइट अपने आप जल उठी। ची यान ने एक पैर से अपनी हाई हील्स उतारी और स्लीपर पहन लिए, लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम की तरफ 2 कदम बढ़ी, अचानक पूरा शरीर वहीं फ्रीज हो गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैं जाकर सीधे उसकी पीठ से टकरा गया। टक्कर इतनी जोर की थी कि मैं 2 कदम पीछे उछल गया। मन ही मन मेरा तो बुरा हाल हो गया। इस औरत की हड्डियां तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हैं, लेकिन सामने खड़ी ची यान पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। वो अब भी एक स्टैचू की तरह वहीं खड़ी थी। मैं जल्दी से उसके पास गया, फिर उसकी नजरों का पीछा करते हुए सामने देखा। तभी मुझे असली बात समझ आई। लगता है बॉस को इस पूरे नए इंटीरियर को देखकर शौक लग गया था। मैंने तुरंत सीधा होकर कहा, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मैं अभी कंस्ट्रक्शन टीम को बुलाकर सब कुछ दोबारा करवा दूंगा। लेकिन ची यान ने धीरे धीरे अपनी नजरें नीचे की, फिर बेहद धीमे कदमों से लिविंग रूम में आई और इस बार उसकी आवाज हैरान करने की हद तक सॉफ्ट थी। ठीक है, बदलने की जरूरत नहीं है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसका चेहरा तो अभी भी इतना गुस्से वाला था जैसे कड़ाही के तले से भी ज्यादा काला हो। इसके बाद ची यान लड़खड़ाते हुए सोफे तक पहुंची और किसी भारी पत्थर की तरह धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। माहौल इतना ऑकवर्ड हो चुका था कि उसे नॉर्मल करने के लिए मैंने हिम्मत करके उसे 1 कप गर्म सूप ऑफर किया। मुझे लगा था कि इतनी बड़ी बॉस शायद फॉर्मल तरीके से मना कर देगी, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के पूरा घूंट भर लिया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप किचन की तरफ चला गया। आखिर सामने वाली वो थी जिसके हाथ में मेरा पूरा फ्यूचर था। इस वक्त शांत लिविंग रूम में हल्की पीली रोशनी पूरे फर्श पर फैली हुई थी। क्रीम कलर के पर्दे हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। वार्म लाइट में सोफे पर भी एक सॉफ्ट सी चमक पड़ रही थी और ये बेहद सिंपल सा सीन अचानक मेरी यादों के सबसे वार्म हिस्से से टकरा गया। इसने मेरे बचपन के उस छोटे से सेफ प्लेस को फिर से याद दिला दिया, जिसे मैं पिछले पूरे 20 साल से अपने दिल में मिस करता आया था। मैं कुछ देर तक स्टैचू की तरह सोफे पर चुपचाप बैठा रहा। मेरी नजरें कमरे के हर कोने को जैसे अपने अंदर भर लेना चाहती थीं। मेरी गहरी आंखों में धीरे धीरे एक अजीब सी चमक आ गई। तभी किचन से बर्तनों के आपस में टकराने की हल्की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनते ही मुझे एक पल के लिए लगा जैसे मैं फिर उसी बेफिक्र बचपन में लौट आया हूँ। उस वक्त मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। मेरा अपना एक पूरा खुशहाल और वार्म सा घर था। मेरी आंखें धीरे धीरे भरने लगीं। मैंने तुरंत हाथ से अपनी आंखें रगड़कर उन्हें साफ किया, फिर सामने टेबल पर रखा आधा ठंडा पानी उठाया, गर्दन ऊपर की और एक ही सांस में पूरा पानी पी गया। थोड़ी देर बाद मैं दोनों हाथों में गर्मा गर्म सूप का बाउल लेकर जल्दी से बाहर आया, फिर बहुत संभाल कर वो बाउल उसके सामने रख दिया। छी सर, अभी अभी सूप बनाया है, मैंने पहले ही पंखे के सामने रखकर इसे थोड़ा ठंडा कर दिया है, अभी पिएंगी तो एकदम सही रहेगा। महिला के गले से बस एक ठंडी सी आवाज निकली। उसका रिएक्शन देखकर मैं चुपचाप वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। जाते जाते बस इतना बोल दिया, मैं नहाने जा रहा हूँ, आप भी जल्दी आराम कर लेना। जवाब में फिर वही उसका ठंडा सा एक शब्द आया, नहीं। लेकिन सिर्फ आधे घंटे बाद जब मैं नहाकर बाहर आया और पानी लेने लगा तो सामने का सीन देखकर मैं हैरान रह गया। वो औरत अब भी एक स्टेचू की तरह उसी जगह बैठी हुई थी, बस एक फर्क था, टेबल पे रखा सूप का सेरामिक बाउल अब पूरी तरह खाली था। मैंने जल्दी से अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी भरा, फिर जाने से पहले मेरे कदम अचानक रुक गए। मैंने पलटकर अभी भी चुपचाप बैठी चियान को देखा, फिर हिम्मत करके पूछा, आपके लिए भी पानी भर दूं? अगले ही पल उसकी वही थोड़ी भारी और ठंडी आवाज सुनाई दी। हाँ, मैं मन ही मन लंबी सांस भरने लगा। अब इस अजीब मूड वाली मैडम की पूरी सर्विस करके ही मुझे चैन मिलने वाला था। आखिर में अपना गिलास उठाया, धीरे धीरे वहां से निकला और मास्टर बेडरूम में वापस चला गया। लेकिन किसे पता था कि रात के ठीक 1 बजे जैसे ही बाहर की ठंडी हवा चली, रात के ठीक 1 बजे बाहर की ठंडी हवा चलने के बाद वो अचानक एक अजीब से सपने से जाग उठा, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे खींच रही हो। उसने धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला, फिर चोरों की तरह धीरे धीरे अपना आधा सिर बाहर निकाला और जैसा मैंने सोचा था वो लंबी सी फिगर अब भी लिविंग रूम में मौजूद थी। उसने अब आरामदायक सॉफ्ट नाइट सूट पहन लिया था और बिना किसी होश के थोड़े छोटे सोफे पर लेटी हुई थी। लेकिन हल्की पीली रात की रोशनी में मुझे देखते ही उसकी हालत देखकर मेरी आंखें फैल गईं। वो औरत बिल्कुल चैन से नहीं सो रही थी। उसकी खूबसूरत भौहें बुरी तरह सिकुड़ी हुई थीं। उसका लंबा शरीर दर्द में हल्का सा सिकुड़ गया था। बंद आंखें भी बार बार तेजी से कांप रही थीं। इतना बड़ा और आरामदायक मास्टर बेडरूम छोड़कर ये यहाँ सोफे पर क्यों सो रही है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन आखिर वो मेरी बॉस थी और मैं उसे यूं तकलीफ में छोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए मैं धीरे धीरे दबे पांव उसके पास गया, पास में रखा कंबल उठाया और बहुत संभाल कर उसके ऊपर डाल दिया। तभी अचानक पूरे शांत लिविंग रूम में उसकी नींद में डूबी भारी आवाज गूंज उठी, मत जाओ। मैं तो डर के मारे एकदम उछल पड़ा। मैंने तुरंत वहां
से निकलने के लिए कदम पीछे किए ही थे कि सो रही ची यान ने अचानक हाथ आगे बढ़ाया और मेरे रिस्ट को लोहे की पकड़ की तरह कसकर पकड़ लिया। मत जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। उसकी इतनी बेबस आवाज सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बजने लगी। पक्का ये अपने उस पुराने प्यार को सपने में देख रही है जिसे ये दिल में सबसे ऊपर रखती थी। लगता है उस इंसान ने इसे कभी बहुत बुरी तरह हर्ट किया था, वरना दिन भर इतनी कोल्ड और पावरफुल रहने वाली ये औरत आज इतनी टूटी हुई कैसे लग सकती है। लेकिन अगर सुबह इसे पता चल गया कि मैंने इसकी ये हालत देख ली है तो कहीं ये मुझे ही खत्म न कर दे। अपनी जान बचाने के लिए मैंने तुरंत अपना खाली बायां हाथ उसके हाथ पर रखा और पूरी ताकत लगाकर उसकी पकड़ छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन चाहे मैंने कितनी भी ताकत लगा ली, उसकी पकड़ बिल्कुल नहीं छूटी। उसका हाथ जैसे पत्थर का बना हुआ था। आखिर में मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं वहीं कारपेट पर बैठ गया, आंखें पूरी खोलकर बैठा रहा। सोने की तो हिम्मत ही नहीं हुई। हर कुछ मिनट में एक बार फिर हाथ छुड़ाने की कोशिश करता, लेकिन इस औरत की ताकत तो हद से ज्यादा निकली। करीब आधे घंटे बाद मैंने अचानक नोटिस किया कि उसकी सिकुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थीं। उसका पूरा शरीर जो अभी तक तनाव में था अब धीरे धीरे रिलैक्स हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास बैठे रहने की वजह से वो आखिरकार उस डरावने सपने से बाहर निकल पाई हो। हालांकि शायद मैं खुद ही कुछ ज्यादा सोच रहा था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन आया। कम से कम अब मुझे थोड़ी राहत मिली। पता ही नहीं चला कितनी देर बीत गई और आखिर मैं सोफे के किनारे सिर टिकाकर वहीं सो गया। देखते ही देखते सुबह की पहली तेज रोशनी खिड़की से अंदर आ गई। सुबह की तेज रोशनी सीधे वार्म सोफे पर आकर पड़ रही थी। इतने समय बाद आखिरकार मुझे एक ऐसी रात मिली थी जिसमें कोई सपना तक नहीं आया। मैंने आलस में धीरे धीरे अपनी भारी पलकों को खोला। सबसे पहले मुझे अपने पूरे शरीर में अजीब सी जकड़न महसूस हुई। फिर जैसे ही मैंने कोहनी के सहारे उठकर बैठने की कोशिश की, मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरी हथेली में कुछ बेहद गर्म और मजबूत चीज फंसी हुई है। मैंने तुरंत नीचे देखा और मेरी नजर एक बड़ी साफ उभरी हुई नसों वाले हाथ पर पड़ी। उस मजबूत कलाई से नजर ऊपर गई तो मैं सीधे सोफे के किनारे सोए उस बेहद जाने पहचाने चेहरे पर अटक गया। साफ सुथरा और बेहद हैंडसम चेहरा, हल्की चमक वाली गोरी स्किन और बिना किसी टेंशन के सोता हुआ उसका शांत चेहरा। ये सब देखते ही मेरी आंखों के अंदर जैसे तूफान आ गया। सुबह की धूप उसके छोटे सॉफ्ट बालों पर पड़ रही थी। वो इस वक्त किसी ऐसी चीज की तरह लग रहा था जिससे नजर हटाना मेरे लिए अचानक मुश्किल हो गया। मैंने हल्का सा अपनी भौहें सिकोड़ ली। फिर दिमाग में कल रात की सारी टूटी फूटी यादें घूमने लगी। लेकिन जितना याद करने की कोशिश करती उतना ही सब कंफ्यूजिंग लग रहा था। आखिर मैंने करवट लेकर लेटना बेहतर समझा और सामने सोए इस बड़े से लड़के को लगातार देखने लगी। मेरी आंखों में ऐसे इमोशंस थे जिन्हें शायद मैं खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। ये आदमी आखिरकार इतना इरेसिस्टिबल क्यों था? काफी समय से दबा हुआ मेरा अट्रैक्शन फिर से मुझे बेचैन करने लगा। शरीर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। मैंने इंस्टिंक्टिवली उसकी हथेली को हल्के से दबाया, फिर खुद को रोकते हुए धीरे से हाथ ढीला कर दिया। आखिरकार अपनी सेल्फ कंट्रोल की वजह से मैंने उसकी हथेली पूरी तरह छोड़ दी। इसके बाद मैंने अपनी हर मूवमेंट बेहद स्लो कर दी और बिना आवाज किए उठने लगी। मेरा इरादा था कि जमीन पर सोए उसे उठाकर सोफे पर लिटा दूं, लेकिन जैसे ही मेरा गर्म हाथ उसकी पीठ तक पहुंचा, वो अचानक ऐसे आंखें खोलकर उठा जैसे किसी डर से जाग गया हो। हमारी नजरें मिलते ही उसकी आंखों में अभी भी कंफ्यूजन साफ दिख रहा था और मेरी सांस अचानक गले में अटक सी गई। मैंने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए आधा कदम पीछे हो गई। फिर भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम यहाँ नीचे क्यों सो रहे थे? आखिरकार उसकी नींद में डूबी समझ थोड़ी वापस आई। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को उठाया और फिर पूरी रात का गुस्सा एक साथ निकाल दिया। उसने बताया कि कल रात वो तो बस मेरी मदद करने कंबल देने आया था, लेकिन मैंने उसका रिस्ट इतनी जोर से पकड़ लिया कि छोड़ा ही नहीं। उसने पूरी रात कोशिश की, लेकिन मजबूर होकर उसे फ्लोर पर ही सोना पड़ा। ये जवाब मेरी उम्मीद से बिल्कुल बाहर था। मैं कुछ पल के लिए सच में बोल ही नहीं पाई। अगले ही पल वो सोफा पकड़कर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके वेस्ट और लेग्स में तुरंत तेज दर्द उठ गया। दर्द से उसने एक लंबी सांस खींची और आवाज निकल गई। उसके पैर अचानक कमजोर पड़ गए और वो सीधे जमीन पर गिरने वाला था। तभी आखिरी मोमेंट पर मैंने तुरंत झुककर अपनी मजबूत बाहों से उसे संभाल लिया। फिर बिना ज्यादा बात किए उसे वापस सॉफ्ट सोफे पर बैठा दिया। मैंने ठंडे चेहरे से उसे डांटते हुए कहा, जब शरीर इतना कमजोर है तो ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो मन ही मन इतना चिढ़ा कि उसके दांत तक भींच गए। आखिर गलती किसकी थी? मैंने ही तो उसका हाथ नहीं छोड़ा था। जैसे उसकी सारी सोच मैं पढ़ चुकी थी। मैंने बिल्कुल बेझिझक होकर कहा, चाहती तो तुम्हें एक थप्पड़ मारकर भी जगा सकती थी। ये सुनकर उसके सिर के ऊपर जैसे कई सवालिया निशान आ गए। शायद ऊपर वाला भी मुझे 10 एक्स्ट्रा हिम्मत दे दे, फिर भी मैं इस औरत से बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसने तो आंख उठाने की भी जरूरत नहीं समझी, बस ठंडी आवाज में बोली, तुमने अभी दुनिया देखी ही कितनी है? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद मैंने सावधानी से एक गहरी सांस ली, फिर हिम्मत करके खुद ही बात शुरू की। कल रात जो पैसे आपने ट्रांसफर किए थे वो शायद कुछ ज्यादा ही थे। नहाने के बाद जब मैंने हाथ सुखाकर ट्रांजैक्शन चेक किया तो मैं सच में शॉक रह गया था। वो सो कॉल्ड साइलेंस फी पूरे 50,000 रुपए की थी। सच कहूं तो इस लग्जरी बॉस लेडी का पैसे खर्च करने का तरीका भी कमाल था। तभी उसने आराम से हाथ में पकड़ा ग्लास उठाया। उसके खूबसूरत चेहरे पर अब भी कोई इमोशन नजर नहीं आ रहा था। फिर होंठों पर हल्की सी कोल्ड स्माइल आई और उसने कहा, वो तुम्हारी मेहनत का पैसा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं थोड़ा स्लो था, लेकिन उसकी ठंडी आवाज में छुपी हल्की सी नाराजगी मैंने आखिर पकड़ ली। मैं तुरंत खुश होकर सूरजमुखी की तरह बड़ी सी स्माइल देने लगा। मैंने चेस्ट पर हाथ मारकर पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, आगे से मैं और मेहनत करूंगा, आपके लिए कुछ भी करने को रेडी रहूंगा। लेकिन सामने से
तुरंत एक बेहद कोल्ड नजर मिली। उसकी आवाज में ऐसा एटीट्यूड था कि किसी की भी बोलती बंद हो जाए, ज्यादा बातें मत करो, आज ही अपना नया फोन नंबर मुझे वीचैट पर भेज देना। मैं वहीं चुप हो गया। इस औरत के अंदर जो नेचुरल डोमिनेंस था वो सीधा सीधा मुझे वार्निंग जैसा लग रहा था, लेकिन जिसने पैसे दिए हो उसके सामने ज्यादा अकड़ भी नहीं दिखा सकते। इसलिए मैं भी एकदम ओबीडियंट बच्चे की तरह सिर हिलाकर हामी भरने लगा। और तभी जब कमरे का माहौल फिर से ऑकवर्ड साइलेंस में डूबने ही वाला था, तभी जब कमरे का माहौल पूरी तरह शांत हो गया था, अचानक मेरे दिमाग में कल हुए कार एक्सीडेंट के बाद बचा हुआ सारा मेस घूम गया। मैंने तुरंत आगे की सारी प्रोसेस के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उधर चियान आराम से हरी हरी वेजिटेबल सलाद खा रही थी। उसने बिना किसी टेंशन के मुझे एकदम राहत वाली खबर दे दी। उसने बताया कि एक्सीडेंट में सामने वाले की ही पूरी गलती थी और कॉम्पनसेशन भी वही देगा। इतना ही नहीं, मेरी डैमेज्ड पोर्श को भी वो पहले ही किसी खास आदमी से उठवाकर एक टॉप लेवल 4S वर्कशॉप में फुल रिपेयर के लिए भेज चुकी थी। ये सुनते ही मुझे जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मेरी अटकी हुई सांस आखिरकार वापस नॉर्मल हुई, लेकिन मेरी प्यारी कार अभी रिपेयर में थी, इसलिए मैं उसे चला नहीं सकता था। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मुझे मजबूरी में चियान की फ्लैशी लिमिटेड एडिशन बेंटले में बैठना पड़ा और उसी के साथ कंपनी के लिए निकलना पड़ा। ऑफिस पहुंचकर मैंने जैसे तैसे नर्वस होकर अटेंडेंस लगा ही दी थी कि अगले ही पल टीम लीडर चेन ली का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। उसने पूरी टीम को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बी रूम के छोटे कॉन्फ्रेंस रूम में बुला लिया। मुझे लगा पता नहीं ऊपर से कौन सा बड़ा केपीआई टारगेट गिरने वाला है, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि चेन ली ने बस फेक सीरियसनेस दिखाते हुए गला साफ किया। पहले तो उसने बड़े सीरियस अंदाज में वर्क प्लान पर बात शुरू की, लेकिन अगले ही सेकंड उसका टॉपिक पूरी तरह बदल गया और उसने अपनी सारी गॉसिप वाली फायर सीधे मेरी तरफ मोड़ दी। उसने तेज नजरों से मुझे घूरते हुए पूछा, कल से पहले ही तुमने सीक्रेटली ची सर से सेटिंग कर रखी थी क्या? छोटे से मीटिंग रूम की हवा अचानक एकदम फ्रीज हो गई। सारे गॉसिप लविंग कलीग्स की नजरें हजारों वॉट की सर्च लाइट की तरह मेरे चेहरे पर टिक गईं। मेरे सिर के ऊपर तो जैसे ढेर सारे क्वेश्चन मार्क्स घूमने लगे। भाई, मेरी पर्सनल लाइफ की गॉसिप का आज की मॉर्निंग मीटिंग से आखिर क्या लेना देना है? लेकिन सबकी आंखों में जो क्रेजी क्यूरियोसिटी जल रही थी, उसे देखकर मैं बस घबराहट में अपनी धड़कती कनपटी दबाने लगा। फिर मजबूरी में मुंह खोला और वहीं से कहानी बनानी शुरू कर दी। मैंने अपने अनलकी डायरेक्टर को ही बड़ा सा शील्ड बना लिया, बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोल दिया। कल रात मैं ओवर टाइम कर रहा था, तभी डायरेक्टर ने अचानक दया करके सबको डिनर पर बुला लिया। रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी, इसलिए हमें दूसरे लोगों के साथ टेबल शेयर करना पड़ा। बस उसी वजह से मेरी किस्मत खुल गई और मेरी मुलाकात चीसर और उस बेहद हैंडसम आदमी से हो गई। मुझे लगा मेरा झूठ एकदम परफेक्ट है और कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन तभी कलीग वोंग वेई के गॉसिप से भरे चेहरे पर साफ लिखा था, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? उसने सबके सामने बिना कोई मौका दिए सीधा मेरे झूठ की धज्जियां उड़ाने वाला सवाल दाग दिया। यहाँ तक कि मेरा सबसे करीबी दोस्त शेन झिऊ भी खुद को रोक नहीं पाया। उसकी गॉसिप वाली क्यूरियोसिटी भी आखिर बाहर आ ही गई और उसने भी तुरंत मुझे घेर लिया। वो आंखें सिकोड़ कर बोला, तेरी महीने की सैलरी तो बस घर का खर्च निकालने लायक है, फिर तू आखिरकार पोर्श जैसी इतनी महंगी लग्जरी कार अफोर्ड कैसे कर सकता है? अंदर ही अंदर मैं तो ग्राउंड हॉक की तरह चीख रहा था, तुम लोगों को इससे क्या मतलब है? अपना अपना काम करो ना, मेरी लाइफ के पीछे क्यों पड़े हो? लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक एक बात फ्लैश हुई। मेरे ऊपर अभी भी मेरी सीक्रेट सीईओ वाइफ की सबसे बड़ी बात छुपी हुई थी। मेरे मुंह तक आ चुकी गंदी गंदी गालियों को मैंने किसी तरह वापस अंदर निगल लिया, क्योंकि मुझे अपनी ये सीक्रेट आइडेंटिटी हर हाल में छुपानी थी। इसलिए मैंने अपनी घबराहट को दबाया और चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन ले आया जैसे मुझे किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं है। हल्की सी स्माइल देते हुए मैंने कहा, मेरी एक्स वाइफ एक लग्जरी कार कंपनी चलाती है। डिवोर्स के वक्त मुझे भी काफी बड़ी अमाउंट में प्रॉपर्टी मिली थी। मेरी बात सुनते ही पूरे रूम में सबने एक साथ जोर से सांस खींची। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो मैं रोज इतना लो की बनकर रहता हूँ, असल में मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी वाला एक सिंगल सुपर रिच आदमी हूँ। अब सबको समझ आया कि कल रात इतनी बड़ी सिचुएशन के सामने भी मैं इतना शांत कैसे रह पाया था। किसी तरह इस जानलेवा गॉसिप सेशन से बचकर निकल पाया। जैसे ही मैं मीटिंग रूम से बाहर निकला, मेरी जेब में रखा फोन अचानक पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। मैंने स्क्रीन पर देखा तो सामने मेरी एक्स वाइफ ची युनशु का एक अननोन नंबर था। मुझे इतना गुस्सा आया कि आंख तक फड़कने लगी। मैंने बिना सोचे तुरंत कॉल काट दी और नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन वो इरिटेटिंग औरत भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। जैसे उसे कोई ऑब्सेशन हो गया हो, वो अलग अलग नंबर से लगातार कॉल्स किए जा रही थी। आखिर जब मेरा पेशेंस पूरी तरह खत्म हो गया, मैंने वहीं से छुट्टी ली और सीधे नीचे मोबाइल स्टोर पहुंच गया। वहां जाकर मैंने तुरंत अपना सिम निकालकर एकदम नया नंबर ले लिया। अब जाकर वो परेशान करने वाली मक्खी आखिरकार हमेशा के लिए दूर हुई और मेरी लाइफ में फिर से शांति लौट आई। आखिर जब मैं इन परेशान करने वाली कॉल से पूरी तरह तंग आ गया तो मैंने सीधे छुट्टी ली और नीचे मोबाइल स्टोर पहुंच गया। वहीं अपना पुराना सिम निकालकर एकदम नया नंबर ले लिया। अब जाकर ये एनोइंग कॉल्स पूरी तरह बंद हुई और मेरी लाइफ में शांति आई। इसके बाद मेरी नॉर्मल नौकरी वाली लाइफ इतनी बोरिंग और शांत हो गई जैसे कोई तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर पड़ा हो। लेकिन जुलाई के एक बेहद गर्म वीकेंड पर सब कुछ फिर बदल गया। मैं अपने दोस्त लियू जिंगरान के साथ हॉस्पिटल गया था, उसकी पुरानी चोट का चेकअप करवाने। लेकिन जैसे ही हम एक कॉर्नर से मुड़े, हॉस्पिटल के डिसइंफेक्टेंट की स्मेल वाले कॉरिडोर में मेरी नजर अचानक एक जाने पहचाने इंसान पर पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि बेहद थका हुआ दिख रहा झाओ शुन था। उसने हमें दूर से ही देख लिया, फिर बंदर की तरह एक्साइटेड
एक्साइटेड होकर दोनों हाथ हिलाते हुए हमारी तरफ आने लगा। उसके हाथ में बस एक पतली सी गैस्ट्रोस्कोपी रिपोर्ट थी। उसका पेट इतना फ्लैट था कि देखकर लगता ही नहीं था कि वो कोई सीरियस स्टमक प्रॉब्लम वाला पेशेंट है। मैं अभी इस अचानक हुई मुलाकात को समझ भी नहीं पाया था कि लियू जिंगरान तो हमेशा की तरह सोशल मोड में चला गया। उसने झाओ शुन को पकड़कर अपने पास खींच लिया। फिर उसकी गॉसिप वाली क्यूरियोसिटी जाग गई। उसने पूछा, तुम्हारे साथ कोई फैमिली मेंबर नहीं आया? अकेले ही ये बोरिंग चेकअप कराने आ गए? ये सवाल उसने कैजुअली पूछा था, लेकिन झाओ शुन के लिए वो सवाल जैसे सीधे दिल पर लगा। उसकी अब तक की सारी स्ट्रांग बनने की कोशिश पल भर में टूटकर बिखर गई। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, जैसे वो काफी समय से सब कुछ अंदर दबाकर बैठा हो। उसका गला भर आया और आवाज में एकदम हेल्पलेसनेस साफ सुनाई दे रही थी। झाओ शुन ने दर्द से अपना सीना पकड़ लिया, फिर आंखों में पूरी निराशा लिए रोते हुए बोला, हम दोनों की फिर से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। इस बार उसने सच में डिवोर्स लेने की ठान ली है। ये सुनते ही लियू जिंगरान की आंखें शौक में लगभग बाहर आ गईं। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पूछा, लेकिन आखिर हुआ क्या? फिर से कौन सा नया ड्रामा हो गया? अगले ही सेकंड झाओ शुन ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और रोते रोते उसने जो सच्चाई बताई उसने वहां मौजूद हम सबको हिला दिया। वो घटिया औरत अभी भी सुधरी नहीं थी। इस बार तो उसने हद ही कर दी थी। उसने झाओ शुन के साथ चीटिंग की और ऊपर से गुस्से में उसे मारने तक लगी थी। लियू जिंगरान का गुस्सा तुरंत 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो लिटरली फायर ब्रीदिंग ड्रैगन बनकर गालियां देने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस औरत के पास ना पैसा है ना कोई खास स्टेटस, उसे आखिर इतनी हिम्मत कहां से मिल रही थी। एक तरफ वो बार बार चीटिंग कर रही थी और दूसरी तरफ एक कमजोर बीमार इंसान पर हाथ उठाने तक से पीछे नहीं हट रही थी। ये देखकर हम दोनों तुरंत झाओ शुन के दोनों तरफ खड़े हो गए और उसे संभालते हुए सीधे 5th फ्लोर के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ ले गए। वहां हमने एक ऐसा कोना ढूंढा जहां कोई हमें डिस्टर्ब न करे। फिर हम दोनों ने इस अजीब और मैसी मैरिज की पूरी कहानी जानने का फैसला किया। लियू जिंगरान गुस्से में अपनी जांग पर जोर से हाथ मार रहा था। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो बस यही सोच रहा था, भाई तुझसे इतनी उम्मीद थी, फिर तू बार बार उसी जाल में कैसे फंस जाता है। वो दांत पीसते हुए गुस्से में उसकी तरफ उंगली करके बोला, जब पहली बार पता चला था कि वो चीटिंग कर रही है तभी सामान उठाकर उससे रिश्ता खत्म कर देना चाहिए था। इसके बाद उसने तुरंत पास खड़े परेशान से टांग शुयान को खींचकर अपने सामने कर लिया और उसे एक लाइव एग्जाम्पल बनाकर समझाने लगा कि टॉक्सिक पार्टनर को एक लात मारकर लाइफ से बाहर निकालने के बाद कितनी मजेदार और पीसफुल जिंदगी जी जा सकती है। लेकिन झाओ शुन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो तो उल्टा बैंगन की तरह मुंह लटकाकर और भी जोर से रोने लगा। फिर बड़ी मासूमियत से अपने दिल की बात बताने लगा। उसे अब भी लगता था कि अगर वो किसी तरह अपने पेट की ये बड़ी बीमारी ठीक करवा ले तो उसकी वो सुधरने का नाम न लेने वाली वाइफ एक दिन पछताते हुए उसके पास वापस आएगी और पूरी तरह बदलकर फिर से घर बसा लेगी। लियू जिंगरान ये सुनकर लगभग अपना सिर पकड़ बैठा। इस लव स्ट्रक आदमी ने उसका पेशेंस ही खत्म कर दिया था। वो मशीन गन की तरह लगातार बोलता गया। उसने झाओ शुन की इस बेवकूफी वाली उम्मीद का पर्दा ही फाड़ दिया। वो ताने मारते हुए बोला, तुम सच में सोचते हो कि वो लालची औरत कोई देवी है? उसके दिमाग में बस अपना फायदा है। तुम्हारे पेट की ये बीमारी भी आखिर में उसके लिए तुम्हें कंट्रोल करने और तुम्हारे फैमिली से फायदा उठाने का एक हथियार ही है। फिर उसकी नजरें और भी शार्प हो गईं। उसने एकदम सीधी बात कही, दुनिया में ऐसी औरत को तुम्हारे पास वापस लाने वाली चीज कोई सच्चा प्यार व्यार नहीं होता। उसे चाहिए सिर्फ पैसा और अपना फायदा। लेकिन झाओ शुन जैसे पूरी तरह लव में डूब चुका था। उसने इतनी तेजी से सिर हिलाया कि बस धुंधला सा दिखाई दे और फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। वो उस चीटिंग वाइफ को बचाने के लिए तरह तरह के एक्सक्यूज बनाने लगा। उसकी आंखें लाल थीं, फिर भी उसे पूरा भरोसा था कि उसकी वाइफ ऐसी घटिया और पैसे की लालची इंसान नहीं हो सकती। वो तो उसके लिए दुनिया की सबसे परफेक्ट वाइफ थी। जहां तक उसके चीटिंग करने की बात थी, उसका कहना था कि इसमें भी उसकी वाइफ की गलती नहीं थी। असल में उसके हिसाब से उसका हस्बैंड इतना अट्रैक्टिव था कि बाहर की दूसरी औरतें खुद ही उसके पीछे पड़ जाती थीं। लियू जिंगरान का चेहरा अब पूरी तरह उतर चुका था। उसने बेबसी से पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजर साफ कह रही थी, भाई ये आदमी तो सच में किसी भी इलाज से बाहर जा चुका है। लेकिन अगले ही पल लियू जिंगरान की आंखों में अचानक एक शरारती चमक आ गई। उसने तुरंत एक डेंजरस प्लान सोच लिया। उसने झाओ शुन को आदेश दिया, अभी घर जाओ और अपनी वाइफ से बोलो कि तुम्हारे फैमिली की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, तुम पर करोड़ों का भारी कर्ज भी चढ़ गया है। फिर दोनों मिलकर ये देखना चाहते थे कि ये सुनने के बाद वो चीटिंग वाइफ सच में तुम्हारे साथ रहेगी या रातों रात भाग जाएगी। शुरुआत में झाओ शुन काफी कंफ्यूज था। उसे लग रहा था कि ऐसा प्लान बनाना शादी जैसे रिश्ते के साथ चीटिंग करने जैसा है। लेकिन जब लियू जिंगरान ने इसे सच्चे प्यार को टेस्ट करने का अल्टीमेट टेस्ट बताया तो उसकी बुझी हुई आंखों में अचानक सर्च लाइट जैसी चमक आ गई। दोनों के दिमाग में अलग अलग प्लान्स चल रहे थे, लेकिन दोनों ने तुरंत वीचैट पर कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लिया। अब दोनों मिलकर उस चीटिंग वाइफ के लिए एक पूरा ट्रैप तैयार करने वाले थे। मतलब इस बार उसे बच निकलने का मौका नहीं मिलने वाला था। उधर इसी रिवेंज प्लान से कुछ ही दूरी पर उसी फ्लोर के वीआईपी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रूम नंबर 2 में एक और भी ज्यादा शॉकिंग ड्रामा चल रहा था। ऐसा सीन था जिसे देखकर कोई भी कहे ये तो किसी टीवी सीरियल से भी ज्यादा क्रेजी है। हमेशा एटीट्यूड में रहने वाला गाओजी इस वक्त एकदम घबराया हुआ था और हाथ में अभी अभी आई पैरासाइट इन्फेक्शन की रिपोर्ट पकड़े खड़ा था। उसका पहले से हैंडसम चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए सामने बैठी फीमेल डॉक्टर से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस डॉक्टर भी उसकी बातें सुनकर इतनी शॉक्ड हुई कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में कोई आदमी
इतना केयरलेस भी हो सकता है। उसे ये तक नहीं पता था कि उसके शरीर में मौजूद इस इन्फेक्शन की असली वजह क्या है। डॉक्टर के सवालों पर गाओ जी का चेहरा सफेद पड़ गया और वो हकलाने लगा। असल में उस रात उसके साथ जो एम्बैरसिंग घटना हुई थी, उसके बाद उसके दिमाग में एक बार भी पुलिस या किसी से हेल्प लेने का ख्याल नहीं आया। वो बस हर हाल में ये बात अपनी फियांसे ची युनशु से छुपाना चाहता था। उसे डर था कि अगर उसे पता चला कि उसका पार्टनर इस तरह की प्रॉब्लम में फंस चुका है तो वो उससे डिस्गस्ट होकर उसे छोड़ देगी। फीमेल डॉक्टर ने बेबसी में सिर हिलाया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन साफ कह रहा था, मैंने आज तक इतना बड़ा इडियट नहीं देखा। गाओ जी किसी जॉम्बी की तरह परेशान हालत में क्लिनिक से बाहर निकल आया, लेकिन तभी उसके सुन्न पड़े कानों में अचानक एक बेहद जानी पहचानी आवाज पड़ी। वो आवाज उसे किसी नाइटमेयर की तरह लगी। उसने डरते डरते अपनी भारी पलकों को उठाया और उसकी लाल आंखें सामने देखकर अचानक फैल गईं। जैसे तेज रोशनी पड़ते ही आंखें अपने आप कांपने लगती हैं, वैसे ही उसका पूरा एक्सप्रेशन बदल गया। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि इस बदकिस्मत जगह पर, जहां उसकी रेपुटेशन पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, उसे आमने सामने उस आदमी से टकराना पड़ेगा जिससे वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता था। घबराकर उसने तुरंत नजरें नीचे कर लीं, लेकिन उसके सीने के अंदर दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल जाएगा। और तभी उसके दिमाग में एक बेहद क्रेजी आइडिया आया। उसे अचानक लगा कि शायद उसकी पूरी खराब हो चुकी जिंदगी को बचाने का एक आखिरी चांस मिल गया है। इसके बाद गाओ जी किसी शैडो की तरह चुपचाप भीड़ से अलग हो गया और बिना पीछे देखे हॉल के कोने में मौजूद उस बेहद हिडन बालकनी की तरफ तेजी से बढ़ गया।